अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। मार्च 2003 में एफबीआई ने एक 44 साल के आदमी एंड्रयू कार्लसन को अरेस्ट किया। अखबार में रिपोर्ट किया गया कि ये बंदा हद से ज्यादा लकी था। स्टॉक मार्केट के हिस्ट्री में शायद ही किसी ने इतने पैसे कमाए थे। इसने 2 हफ्ते के अंदर अंदर $800 इन्वेस्ट किए और वो $350 मिलियन बन गए। एफबीआई को शक हुआ कि ये यहाँ पर कोई ना कोई स्कैम किया जा रहा है, फ्रॉड किया जा रहा है इसकी तरफ से, ये कोई इनसाइडर ट्रेडर होगा। लेकिन जब एंड्रयू से पूछताछ की गई तो उसने जवाब दिया कि मैं एक टाइम ट्रैवलर हूँ, मैं 250 साल फ्यूचर से आया हूँ, मुझे पता था कि कौन सा स्टॉक यहाँ पर ऊपर जाएगा नीचे जाएगा और सोच समझ के मैंने पैसे इन्वेस्ट किए थे, तभी ये रिजल्ट हुआ है। एफबीआई सुनकर हैरान हो जाती है। एफबीआई को लगता है कि ये पक्का झूठ बोल रहा है और एफबीआई ने सोचा हम प्रूफ करके दिखाएंगे कि ये झूठ बोल रहा है। लेकिन जब और पूछताछ की गई तो पता चला कि दिसंबर 2002 से पहले कार्लसन का कोई रिकॉर्ड ही नहीं था कहीं पर। इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली चीज, 3 अप्रैल को कार्लसन को कोर्ट में पेश होना था अपनी बेल हियरिंग के लिए, लेकिन अचानक से वो गायब हो जाते हैं और उसके बाद वो कभी नहीं दिखते। क्या वो सही में टाइम ट्रैवलर थे, या टाइम ट्रैवल सही में पॉसिबल है, या फिर ये सिर्फ फिल्म में ही दिखाया जाता है? आज के इस वीडियो में इस टाइम ट्रैवलर के टॉपिक को आइए गहराई से समझते हैं साइंटिफिकली। Wait, are you talking about a time machine? You know the rules of time jumps, right? Time travel, a concept that has been explored since the early 1900s. I have no idea what we're talking about time travel here. Either it's साल 1895 में राइटर H.G. वेल्स ने अपनी ग्राउंड ब्रेकिंग नॉवेल्स लिखी थी द टाइम मशीन नाम से। इसी के बाद ही था कि टाइम मशीन वर्ड पॉपुलर हुआ। एक ऐसी मशीन जो आपको टाइम में आगे पीछे ले जा सकती है, जिसकी वजह से आप टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। हालांकि ये नॉवेल फिक्शन थी, साइंस फिक्शन थी कंप्लीटली, लेकिन इसी से बाकी फिलोसोफर्स और फिजिसिस्ट जो सोच में पड़ गए थे। टाइम ट्रेवल पर ना सिर्फ सीरियस रिसर्च पेपर लिखे गए बल्कि बहुत सारी फिल्म भी बनाई गई मूवी डायरेक्टर्स की तरफ से। अब देखा जाए तो एक्चुअली में टाइम ट्रेवल कैसे किया जाता है उसके बेसिस पे से अलग अलग तरीकों में बांटा जा सकता है। पहले साइंस फिक्शन फिल्मों का इस्तेमाल करते हैं इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा बेहतर समझने के लिए। देखा जाए टाइम ट्रैवल कई अलग अलग तरीकों का हो सकता है। पहला तरीका है कि वन वे ट्रैवल टू द फ्यूचर। फ्यूचर में टाइम ट्रैवल कर रहे हो लेकिन वापस नहीं आ सकते आप वहां से, ये वन साइडेड टाइम ट्रैवल होता है। इसका एग्जांपल हो गया इंटरस्टेलर फिल्म, जहां पर एक टाइम ट्रैवल फ्यूचर में ट्रैवल करता है लेकिन उसके घर वाले और बाकी लोगों की उम्र बढ़ती रहती है, जब उसे वापस मिलता है तो उनका इंतकाल हो चुका होता है। दूसरा तरीका होता है इंस्टेंटेनियस टाइम जंपिंग। एक बंदा एक पॉइंट ऑफ टाइम से दूसरे पॉइंट ऑफ टाइम में ट्रैवल कर जाता है इंस्टेंटली। इसी टाइम मशीन का इस्तेमाल करके ये दिखाया गया है बैक टू द फ्यूचर फिल्म में और द गर्ल हु लेफ्ट द टाइम वाली फिल्म में। तीसरा एक तरीका हो सकता है कि टाइम ट्रैवलर स्टिल खड़ा है और टाइम उसके आसपास मूव कर रहा है। ये दिखाया गया हैरी पॉटर प्रिजनर्स ऑफ एazkaban वाली मूवी में, जहाँ पे टाइम टर्नर का इस्तेमाल करके ये सब चीजें बनाएंगे। चौथा हो गया स्लो टाइम ट्रैवल। ये 2004 की प्राइमर फिल्म में दिखाया गया। यहाँ पे टाइम ट्रैवल को एक बक्से में जाना पड़ता है और जो 1 मिनट वो बक्से में रहता है उतने ही टाइम से टाइम पीछे चलने लग जाता है। तो अगर उसे 1 दिन पीछे जाना है तो उसे 24 घंटे तक उस बॉक्स में रहना पड़ेगा। और पांचवा हो गया लाइट की स्पीड पर ट्रैवल करके टाइम ट्रैवल करना। ये दिखाया गया है 1979 के सुपरमैन मूवी में, जहां पर सुपरमैन लाइट की स्पीड से ज्यादा तेज उड़ता है और टाइम में पीछे चला जाता है। अब सवाल ये उठता है कि इतने सारे टाइम ट्रैवल के कॉन्सेप्ट्स में से कौन सा तरीका आज के दिन एक्चुअली में करना पॉसिबल है असली जिंदगी में? कौन सा तरीका शायद आने वाले टाइम में पॉसिबल हो सकता है और कौन सा तरीका एक्चुअली में कंप्लीटली अनसाइंटिफिक है, कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा? हैरान मत होइए, आपको शायद एक दफा देखकर लगेगा ये सारे ही चीजें बकवास हैं, साइंस फिक्शन है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ये सच नहीं है। इनमें से बहुत सारी चीजें एक्चुअली में पॉसिबल है करनी आज के दिन भी। ब्रॉडली देखा जाए तो टाइम ट्रैवल 2 टाइप के हो सकते हैं। एक है फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करना और दूसरा है पास्ट में टाइम ट्रैवल करना। पहले हम फ्यूचर वाले टाइम ट्रैवल की बात करते हैं। फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करने की जो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन और थ्योरीज हैं वो एक्चुअली में निकल कर आई हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी से। टाइम डायलेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये आइंस्टाइन ने इंट्रोड्यूस किया था। आइंस्टाइन से पहले ये माना जाता था कि टाइम एक कांस्टेंट चीज है, चाहे आप जमीन पर हो, चाहे आप मार्स पर हो, चाहे आप ब्लैक होल के पास हो। टाइम एक ऐसी चीज है जो हमेशा कांस्टेंट चलती रहेगी। दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट फेमस मैथमेटिशियन और फिजिसिस्ट आइजैक न्यूटन ने ये न्यूज़ कही थी। उनकी राय में स्पेस में चाहे आप किसी भी स्पीड पर उड़ रहे हो, चाहे किसी भी पोजीशन पर हो, फ्लो ऑफ टाइम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। एल्बर्ट आइंस्टाइन को पहले इंसान थे जिन्होंने कहा नहीं न्यूटन भाई साहब आप गलत हो, टाइम कांस्टेंट नहीं होता, बल्कि टाइम एक नदी की तरह है। जिसे नदी में पानी बहता है
कभी कभी वो पानी आहिस्ता हो जाता है, कभी कभी वो उस पानी का बहुत बहुत तेज हो जाता है एक नदी के अंदर। ऐसे ही टाइम का जो फ्लो है, कभी वो आहिस्ता हो जाता है तो कभी वो बहुत तेज हो जाता है, डिपेंडिंग अपॉन स्पीड एंड ग्रेविटी। सही सुना आपने, आइंस्टाइन ने कहा था कि टाइम को एक्चुअली में स्पीड अप किया जा सकता है और स्लो किया जा सकता है, स्पीड अगर चेंज कर दी जाए और ग्रेविटेशन फोर्स अगर चेंज कर दी जाए। इसी चीज को कहा जाता है टाइम डायलेशन। जैसे आपकी आंखों में जो पीपल्स हैं वो डायलेट करते हैं, इसी तरीके से टाइम भी डायलेट करता है जब ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ जाती है या फिर किसी ऑब्जेक्ट पर बहुत ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है। एक्चुअली में आइंस्टाइन ने एक डिस्कवरी कैसे की थी, इसकी बात हम किसी और वीडियो में कर सकते हैं, काफी लंबी एक्सप्लेनेशन है, मुझे समझने में बहुत दिनों का टाइम लगा था, तो इसके पीछे का एक्सप्लेनेशन मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन बेसिकली टाइम डायलेशन दो तरीकों से हो सकता है। पहला है स्पीड की वजह से, अगर आप एक ऐसे ऑब्जेक्ट में बैठे हो जो बहुत तेज स्पीड से दौड़ने लग रहा है, कोई एरोप्लेन हो गया या फिर कोई स्पेसक्राफ्ट हो गया, तो जो चीज जितनी ज्यादा तेज स्पीड से जाएगी उतना ही टाइम उसके लिए स्लो हो जाएगा रिलेटिव टू एक ऐसा इंसान जो स्पीड से नहीं जा रहा। इसको एक अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाऊं तो मान लो आपके पास यहाँ पे दो घड़ियां हैं, एक घड़ी को मैं अपने पास रख देता हूँ, जमीन पर ही रख रहा हूँ, और दूसरी घड़ी को मैं आपके साथ एक एरोप्लेन में भेज देता हूँ और वो एरोप्लेन जमीन का पूरा चक्कर लगाता है और वापस आकर लैंड कर देता है। अब इन दो घड़ियों को अगर हम कंपेयर करेंगे, पहले इन दोनों को क्लॉक्स में सेम टाइम दिख रहा था, लेकिन अब जिस क्लॉक को आप एरोप्लेन में लेकर गए थे अपने साथ, उसका टाइम कुछ नैनो सेकेंड्स पीछे होगा। दोनों घड़ी सेम टाइम नहीं दिखाएंगी क्योंकि एक घड़ी ज्यादा स्पीड से ट्रैवल करने लग रही थी, तो इसमें काइनेटिक टाइम डायलेशन हुआ। अब ये चीज मैं कोई आप अपने दिल से नहीं बना के बोल रहा हूँ, एक्चुअली में एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया था साल 1971 में, एटॉमिक क्लॉक का इस्तेमाल किया गया था क्योंकि यहाँ पर प्रिसाइजली टाइम को मेजर करना था। और एक्चुअली में ये देखा गया कि जो घड़ी एरोप्लेन में थी उसका टाइम पीछे था जमीन पर मौजूद घड़ी से। इसे कहा गया था इफिल ईटिंग एक्सपेरिमेंट और इसे आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ टाइम डायलेशन को प्रूव कर दिया था। अब इसका मतलब ये नहीं कि टाइम एक्चुअली में स्लो होने लग रहा है उस घड़ी के लिए जो एरोप्लेन में मौजूद थी, बल्कि इसका मतलब ये है कि टाइम एक रिलेटिव चीज है। हम जमीन पर बैठकर अगर उस घड़ी को ऑब्जर्व कर रहे हैं जो एरोप्लेन में थी, तो हमारे रिलेशन में टाइम स्लो हो रहा है, हम उसे देख रहे हैं इसलिए टाइम स्लो हो रहा है। अगर जो एरोप्लेन में बैठा है, जो घड़ी एरोप्लेन में बैठी है, उसके लिए जो टाइम उसी तरीके से चले जा रहा है जैसे चलता रहता है। तो थ्योरेटिकली देखा जाए तो अगर हम ऐसा रॉकेट बना सकें जो लाइट की स्पीड पर ट्रैवल करता हो और आप उस रॉकेट में बैठ जाएं और आप 10 साल तक स्पेस में रहो उसी रॉकेट में बैठकर जो स्पीड पर ट्रैवल कर रहा हो, और आप वापस पर आओ जमीन पर, तो जमीन पर जो आपको टाइम दिखेगा वो 9000 साल बाद का होगा। तो सीधी वर्ड्स में अगर मैं आपको कहूं तो अगर आप फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करना चाहते हैं तो ये आज के दिन आप ऑलरेडी कर सकते हैं। ये चीज साइंटिफिकली आज के दिन पॉसिबल है करनी। बस प्रॉब्लम ये है कि कोई इतनी तेज स्पीड वाला एयरक्राफ्ट एग्जिस्ट नहीं करता, अब लाइट की स्पीड के करीब भी नहीं पहुंच सकता। लेकिन जैसे जैसे आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी और भी इंप्रूव होगी तो हमें और ऐसे एयरक्राफ्ट स्पेसशिप बना पाएंगे जो और तेज स्पीड से दौड़ सकें। ये चीज आहिस्ता आहिस्ता हकीकत बनती जाएगी। अभी के लिए कहा जाए तो केनेडी पडाल्का एक रशियन एस्ट्रोनॉट है, इनको क्रेडिट जाता है सबसे ज्यादा टाइम ट्रैवल करने का फ्यूचर में। ऐसा इसलिए क्योंकि ये वो इंसान है जो सबसे ज्यादा टाइम तक स्पेस में रहे हैं, 879 डेज, और जब ये स्पेस में मौजूद थे तब ये 28,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ने लग रहे थे। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इन्होंने 0.02 सेकेंड्स फ्यूचर में ट्रैवल कर लिया। जमीन पर मौजूद लोगों के कंपैरिजन में इनकी उम्र 0.02 सेकेंड्स कम है, ये उतने यंग हैं। अगर आप ये सोचकर नाराज हो रहे हैं कि हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजीज तो आ ही नहीं सकती जिसकी मदद से हम इतनी तेज ट्रैवल कर पाए जिससे कि सिग्निफिकेंट तरीके से हम टाइम ट्रैवल कर पाएंगे फ्यूचर में, तो नाराज मत हो, क्योंकि एक और तरीका है टाइम डायलेशन का जो आइंस्टाइन ने बताया था, और वो तरीका है ग्रेविटेशनल फोर्स का इस्तेमाल करके। अब जैसे स्पीड पर चलने से टाइम डायलेशन रुकती है, ऐसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स से भी टाइम डायलेशन रुकती है। जहां पर ज्यादा ग्रेविटी वहां पर उतनी ही ज्यादा टाइम डायलेशन होगी। ग्रेविटी की तरफ से जो टाइम डायलेशन होता है उसे आप विजुअलाइज कैसे कर सकते हो, इसके लिए आइंस्टाइन ने बताया था कि इमेजिन करो एक स्पेस टाइम का फैब्रिक है, एक तरीका का मैश था। इमेजिन करो जैसा इस फोटो में आप देख रहे हो, और इस पर आप बॉल्स रख दो। इन बॉल्स को आप प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट समझ सकते हो। जितनी भारी एक बॉल होगी उतनी ही ज्यादा ये मैश नीचे की तरफ फोल्ड होगी।
और जितना ज्यादा मास एक बॉल में होगा, एक प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट में होगा, उतना ही ज्यादा उसका ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। जैसे जमीन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जुपिटर का ग्रेविटेशनल फोर्स जमीन से ज्यादा है, जुपिटर का ज्यादा है, सन का ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है, जुपिटर से भी ज्यादा है। तो ऐसे ही स्पेस टाइम के फैब्रिक में आपको कर्व देखने को मिलता है, एक ऑब्जेक्ट एक ग्रेविटेशनल फोर्स से। जितना ज्यादा आप एक ऐसे ऑब्जेक्ट के करीब आएंगे जिसमें इतना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स है, उतना ही ज्यादा आपके लिए टाइम स्लो डाउन होता हुआ फील होगा, टाइम आपके लिए उतना ही आहिस्ता हो जाएगा। इस मैश में आप बहुत सारे मैश आप उसमें देख सकते हैं, जितना ज्यादा कर्वेचर में स्टीप होता है कर्व, उतना ही ज्यादा टाइम आपके लिए स्लो डाउन होता है। एक अप्रॉक्सीमेट अंदाजा लगा सकते हैं आप इस विजुअलाइजेशन से। तो इसका बेसिकली मतलब ये हुआ कि अगर आप फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करना चाहते हैं तो कुछ टाइम बिताइए जुपिटर के पास या फिर सूरज के पास, या फिर ऐसे ऑब्जेक्ट के पास जिसके पास ग्रेविटेशनल फोर्स उससे भी ज्यादा हो, जैसे कि ब्लैक होल। ब्लैक होल के पास अगर आप रहेंगे तो वहां पर टाइम बहुत आहिस्ता पास करेगा। और इसी कॉन्सेप्ट को एक्चुअली में इंटरस्टेलर फिल्म में भी दिखाया गया था, अगर आपको याद हो तो। जो इसके मेन कैरेक्टर हैं वो ब्लैक होल के पास एक प्लेनेट पर उतरते हैं और हर एक घंटा जो वहां पर गुजारते हैं उस प्लेनेट से बाहर लोगों के लिए वो 7 साल होते हैं। इतना टाइम डायलेशन हो रहा था उस फिल्म में ब्लैक होल की वजह से, जो कि साइंटिफिकली एक्यूरेट चीज थी। एक्चुअली में ऐसा होगा, बस वो अलग बात है कि ब्लैक होल की इतनी पास रहकर कोई जिंदा रह पाएगा या नहीं रह पाएगा ये हम नहीं जानते। ब्लैक होल्स के बारे में कहा जाता है कि वो पूरे यूनिवर्स के हैवीएस्ट ऑब्जेक्ट हैं, सबसे भारी ऑब्जेक्ट्स हैं। और ये भी कहा जाता है कि जो लाइट है ब्लैक होल्स के पास जाकर बेंड कर जाती है। इसी चीज को काफी थ्योरेटिकल माना जाता है, लेकिन 3 साल पहले एक टेलीस्कोप ने एक्चुअली में ब्लैक होल की सबसे पहली फोटो खींचकर इसे प्रूव कर दिया था। 10 अप्रैल 2019 को इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने ये फोटो ली थी और ये फोटो इंटरनेट पर काफी वायरल भी हुई थी, क्योंकि ये ब्लैक होल की ली गई पहली रेंडर्ड विजुअल इमेज थी। एनीवेज, अगर हम टाइम ट्रैवल पर वापस आए तो 2 तरीके मैंने आपको बता दिए हैं फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करने के। पहला है कि स्पीड से ट्रैवल करो और दूसरा है कि किसी ग्रेविटेशनल ऑब्जेक्ट के बहुत करीब आ जाओ जिसके पास बहुत ग्रेविटी है, बहुत ज्यादा मास है। प्रैक्टिकली देखा जाए तो एक और रियलिस्टिक एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा इस चीज की। जो जीपीएस सैटेलाइट है, सैटेलाइट जमीन के बाहर चारों तरफ चक्कर लगाती रहती हैं, बहुत स्पीड से चक्कर लगाती हैं और जमीन की ग्रेविटी से थोड़ा सा दूर भी है हमारे कंपैरिजन में। तो इसीलिए टाइम डायलेशन दोनों सेंस में हमें उन जीपीएस सैटेलाइट्स में देखने को मिलता है। और साइंटिस्ट को जो टाइम की कैलकुलेशन है उन सैटेलाइट्स के लिए करेक्ट करती रहनी पड़ती है इस टाइम डायरेक्शन की वजह से। अगर वो सैटेलाइट पर मौजूद घड़ी को करेक्ट नहीं करेंगे तो वो घड़ी कुछ और टाइम दिखाएगी या जमीन पर घड़ी कुछ और टाइम दिखाएगी और फिर प्रॉब्लम्स हो जाएंगी जीपीएस की कम्युनिकेशंस में। अब इंटरेस्टिंगली दोस्तों, तीसरा तरीका भी है फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करने का, वो है क्रायोस्लीप। यानी एक ऐसी चीज है जो कई मूवीज में दिखाई गई है। पैसेंजर एक फिल्म आई थी रिसेंटली, अगर आपको याद हो, जहां पर एक जहाज में बैठकर लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं और वो फ्रीज होते हैं, वो क्रायोस्लीप में होते हैं। वो यहाँ पर महीनों तक, सालों तक इंसानों को एक ऐसी कंडीशन में रखा जाता है जहां पर वो एज ना करें, बस सोते रहें। अब ये साइंस फिक्शन चीज है, लेकिन रियलिस्टिकली नासा एक्चुअली में एक स्टैटिक चैम्बर बनाने की डेवलपमेंट करने लग रहा है, जिसमें एस्ट्रोनॉट्स को एक माइल्ड हाइपोथर्मिया की स्टेट में रखा जाएगा, ठंडे इन्वायरमेंट में, जहां पर एस्ट्रोनॉट्स 2 हफ्ते तक लगातार सोते रह सकेंगे, एक तरीके से हाइपरनेशन कर सकेंगे। कॉन्सेप्ट इसके पीछे ये है कि जब एक बॉडी को ठंडा रखा जाएगा तो केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं वो काफी स्लो डाउन हो जाते हैं और इससे एनर्जी कंजर्वेशन भी होती है बॉडी की और एजिंग भी स्लो हो जाएगी। जापान में एक केस हुआ था इस चीज को लेकर। यहाँ पर एक इंजर्ड आदमी 24 दिन तक बिना पानी और बिना खाने के जिंदा रहा था, जब उसकी बॉडी एक तरीके की हाइपरनेशन मोड में चली गई थी। उस आदमी की बॉडी का टेम्परेचर सिर्फ 22 डिग्री था। आमतौर पर अगर किसी इंसान की बॉडी इतनी ठंडी होगी ज्यादा देर के लिए तो वो शायद जिंदा नहीं बचेगा, लेकिन बाय चांस पता नहीं क्या मिरेकल हुआ यहाँ पर कि वो आदमी ना सिर्फ जिंदा बचा बल्कि इसने फुल रिकवरी भी कर ली उस मोड से, जब किसी और ने इसकी बॉडी ढूंढी। तो मेडिकल रिपोर्ट्स ने क्लेम किया कि कोई परमानेंट डैमेज नहीं हुआ था इनकी बॉडी को, जो ऑर्गन्स थे वो स्लो डाउन हो गए थे और ब्रेन भी अनहार्म था। तो क्रायोस्लीप एक ऐसी चीज है जो आने वाले फ्यूचर में डेवलप की जा सकती है, नासा या किसी और स्पेस एजेंसी की तरफ से। ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक चीज आपने नोटिस की होगी, अभी तक मैंने जितनी भी तरीकों की बात की है वो सब टाइम ट्रैवल इनटू द फ्यूचर थे। पास्ट का क्या हम पास्ट में टाइम ट्रैवल कर सकते हैं? 28 जून साल 2009 में वर्ल्ड फेमस फिजिसिस्ट स्टीवन हॉकिंग ने एक पार्टी रखी थी यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में। बैलून्स थे उस पार्टी में, शैंपेन थी, लेकिन उस पार्टी की खास बात ये थी कि हर कोई इनवाइटेड था लेकिन कोई आया नहीं। स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि उन्होंने ये पार्टी रखी थी टाइम ट्रैवलर्स के लिए। अगर कोई फ्यूचर से टाइम ट्रैवल यहाँ पर इस जमाने में प्रेजेंट में आया है हमारे पास
तो वो इस पार्टी में वेलकम है। तो ये कॉमेडी सा एक्सपेरिमेंट ये प्रूफ करने के लिए किया गया था कि पास्ट में टाइम ट्रैवल करना पॉसिबल नहीं है। अगर ये पॉसिबल होता तो आज के दिन हम देख सकते फ्यूचर टाइम ट्रैवलर्स को कि कहाँ हैं वो लोग जो पास्ट में टाइम ट्रैवल कर रहे हैं, क्यों नहीं वो आज के दिन हमें दिख पाते। वैसे थ्योरेटिकली बात करें तो आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पास्ट में टाइम ट्रैवल करने को मना नहीं करती। आइंस्टाइन ने कहा था कि इस स्पेस टाइम के मैश में अगर इतनी ग्रेविटेशनल फोर्स लगा दी जाए कि ये जो बॉल आप देख रहे हैं ये बिल्कुल ही नीचे गिर जाए और इस मैश को फाड़कर दूसरी तरफ से निकल जाए तो एक तरीके का वार्म होल क्रिएट हो जाएगा और उस वार्म होल का इस्तेमाल करके हम पास्ट में ही टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। कहा जाता है कि करने के लिए एक एक्सट्रीमली पावरफुल ग्रेविटेशनल फोर्स चाहिए होगी जो शायद से सिर्फ एक ब्लैक होल में मौजूद होती है। एक स्पिनिंग ब्लैक होल शायद से इतनी ग्रेविटेशनल फ्यूजन जनरेट कर सकता है कि स्पेस टाइम का कर्वेचर अपने आप में ही बेंड हो जाए बैक ऑन इटसेल्फ। इससे क्लोज टाइम लाइट कर्व क्रिएट हो जाएगा जैसे CTC बुलाते हैं। आप इन डायग्राम से थोड़ा समझने की कोशिश कर सकते हैं, इमेजिन करने की कोशिश कर सकते हो। नोबेल प्राइज विनिंग फिजिसिस्ट किप थॉर्न का कहना है कि एक्चुअली में छोटे छोटे वार्म होल्स हमेशा स्पेस में क्रिएट होते रहते हैं और गायब होते रहते हैं, लेकिन वो बहुत छोटे हैं, वो एटम से भी ज़्यादा छोटे हैं और अगर हमें उनमें से निकल कर कहीं और घुसना है, जाना है, तो हमें उन्हें किसी तरीके से खोलना पड़ेगा, बड़ा बनाना पड़ेगा। इसके लिए बहुत ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, ना सिर्फ नॉर्मल एनर्जी बल्कि नेगेटिव एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। नेगेटिव एनर्जी एक तरीके की एंटी ग्रेविटेशनल एनर्जी है जो स्पेस टाइम के फैब्रिक को रिपेल करेगी। जैसे मैग्नेट के एक साइड एक दूसरे के अगेंस्ट जाते हैं, वैसे ही नेगेटिव एनर्जी उसके अगेंस्ट काम करेगी और इसी से ही पॉसिबल हो पाएगा वार्म होल को काफ़ी देर तक खोले रखना और उसके अंदर से ट्रैवल कर पाना। अब इस नेगेटिव एनर्जी को कहाँ से लिया जाएगा, कैसे बनाया जाएगा, ये एक और बहुत सोचने वाला सवाल है। ये पूरी चीज अभी तक सिर्फ एक थ्योरी है, लेकिन नोबेल प्राइज विनिंग साइंटिस्ट ने थ्योरी दी है तो कुछ तो मायने होंगे इसके। अब इसे सोचकर आपको लगेगा कि चलो पास्ट में टाइम ट्रैवल करना भी शायद थ्योरेटिकली पॉसिबल हो, लेकिन जब हम पास्ट में टाइम ट्रैवल करने की बात करते हैं तो कुछ बड़ी बहुत खतरनाक सी सवाल आते हैं, बहुत ऑब्स्टिकल्स आते हैं। मैं बात कर रहा हूँ पैराडॉक्सेस की, जैसे कि एक ग्रैंडफादर पैराडॉक्स है। ये पैराडॉक्स कुछ ऐसे हैं, मान लो मैं टाइम ट्रैवल करता हूँ, पास्ट में जाता हूँ और मैं अपने परदादा को गोली से मार देता हूँ तो उनकी मौत हो जाती है, लेकिन मैं सिर्फ उस वक्त पैदा कैसे हुआ? अगर मेरे परदादा ही मर गए तो मुझे जिंदा ही नहीं होना चाहिए था और मैं पैदा ही नहीं हो पाता, जिंदा ही नहीं हो पाता, तो मैं उन्हें पास्ट में जाके मार कैसे पाता हूँ? इसका क्या एक्सप्लेनेशन है? ये तो एक पैराडॉक्स हो गया, या तो मैं जिंदा हूँ या मैं जिंदा नहीं हूँ। ये चीज़ बहुत ज़्यादा लॉजिक के अगेंस्ट जाती है। इसे एक्सप्लेन करने के लिए कुछ थ्योरीज दी जाती हैं, जैसे कि द थ्योरी ऑफ मल्टीवर्स। वो थ्योरी में कहा गया है कि एक बार जो हो गया वो एक यूनिवर्स में था, लेकिन जब आप टाइम में पीछे जाकर कुछ नया करोगे तो वहां से एक नया यूनिवर्स क्रिएट हो जाएगा, नया मल्टीवर्स बन जाएगा। यहाँ पर तो अलग अलग यूनिवर्सेस हैं जहाँ पर अलग अलग चीजें हो रही हैं। इसी से ही रिलेटेड एक और पैराडॉक्स है, प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स, जो कहता है कि जब मैं पास्ट में जाऊंगा, कुछ भी करूंगा, जो भी मैं करता हूं उससे मेरा अभी का फ्यूचर बनता है। ये पैराडॉक्स कहता है कि चीजें डेस्टिन थी ऐसे ही और ऐसे ही होंगी, जो डेस्टिनी में लिखा गया था वैसा ही होगा। अब चाहे जितना भी पीछे जाकर उसे बदलने की कोशिश कर लो, एक्चुअली में जो भी आप बदलने की कोशिश करोगे उससे जो भी हुआ है वो आपका प्रेजेंट है। कंफ्यूज हो रहे हो तो एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो आपके दोस्त का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। ऐसा विश नहीं करते हैं हम ऐसा हो, लेकिन इमेजिन करो ऐसा होता है और आपके पास टाइम मशीन होती है, आप टाइम में वापस जाते हो, उस एक्सीडेंट को होने से रोकने की कोशिश करते हो। लेकिन होता क्या है एक्चुअली में, आपके पास्ट में जाने से आप कुछ ऐसा कर बैठते हो जिसकी वजह से वो एक्सीडेंट एक्चुअली में होता है और फिर आपको पता चलता है कि आप क्योंकि पास्ट में गए थे, आपने कोशिश की थी उस एक्सीडेंट को होने से रोकने की, उसी की वजह से ही वो एक्सीडेंट हुआ है। इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे काफ़ी फिल्म्स बनी हैं, 12 मक्कीज, 2007 की टाइम क्राइम्स, 2009 की टाइम ट्रैवलर्स और 2014 की पुलिस डेस्टिनेशन। तो ओवरऑल देखा जाए तो पास्ट में टाइम ट्रैवल करने पर काफ़ी लॉजिकल प्रॉब्लम्स आएंगी, ये पैराडॉक्सेस आएंगे, जिसकी वजह से शायद वो कभी पॉसिबल ना हो पाए। लेकिन फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करना आज के दिन भी पॉसिबल है और आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा पॉसिबल होता जाएगा।
और पास्ट में एक झलक देखना वो भी आज के दिन पॉसिबल है। तो कई मायनों में टाइम ट्रैवल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है और जो इंटरस्टेलर जैसी फिल्मों में दिखाया गया है वो चीज काफी हद तक सच भी थी साइंटिफिकली। अच्छा, वैसे इस एंड्रयू कार्लसन की स्टोरी का क्या हुआ इसके बारे में तो मैंने कुछ बताया ही नहीं। जो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको कहानी बताई थी दोस्तों, वो एक्चुअली में एक स्टोरी थी जो पब्लिश की गई थी एक सैटारिकल अखबार में, वीकली वर्ल्ड न्यूज नाम से। बाद में याहू न्यूज ने उसे प्रिंट किया और फिर और कई मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने उस स्टोरी को रिपोर्ट किया जैसे कि वो एक फैक्ट। लेकिन सच यही है कि वो कहानी एक्चुअली में एक सटायर थी, फर्जी खबर थी जिसे सर्कुलेट किया गया था अखबारों में और लोगों ने यकीन कर लिया कि वो सच्ची खबर होगी। तो एक झूठी स्टोरी बेसिक थी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो हमारी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर अभी तक नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।